Hello बच्चों, welcome to this amazing platform of Physics Wala. This is Nancy Della and today we will discuss the third lecture of Human Health and Disease. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था, एक बार हम क्विक रिकैप करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की हमने पढ़ा था 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम एडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स थी स्पेसिफिसिटी, सेकंड डाइवर्सिटी, थर्ड डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंड द फोर्थ वन इज मेमोरी। और हमने पढ़ा था कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर हमने पढ़ा था 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड सेकंड वन इज एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। एंड सेल्फ मीडिएटेड इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड करती हैं टी सेल्स और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड करती हैं बी सेल। एक्चुअली एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी में इनडायरेक्टली हेल्पर टी सेल्स भी हेल्प करती हैं। कैसे करती हैं वो हमने डिटेल के अंदर पढ़ा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज देखिए, और अगर कुछ डाउट है तो एक बार अगर आप लेक्चर को फिर से ध्यान से सुनेंगे तो आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और आज इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे, इतने दिन से जो हम बोल रहे हैं एंटीजन एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी, एंटीजन क्या होते हैं, एंटीबॉडी क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होती है एंटीबॉडी की, और हम देखेंगे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, तो चलिए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं और आई होप आपने सारे के सारे नोट्स बहुत अच्छे से बनाए होंगे। और लेक्चर के अंदर हम क्या क्या चीजें इंक्लूड करने वाले हैं, लेक्चर के अंदर हम एंटीजन, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज एंड टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपके क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। क्वेश्चन बनते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी से, ठीक है, डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। और इम्यून रेस्पॉन्स के जो भी टाइप है, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स है, सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स, इसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। और जो टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज है, जो भी एंटीबॉडीज है ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। तो चलिए अब हम एक एक करके सारे टॉपिक को समझते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, एंटीजन की। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीजन की। ठीक है, देखो एंटीजन का मतलब क्या होता है। एंटीजन का मतलब है ये वो केमिकल है, ये वो सब्सटेंस है जो बॉडी से एंटीबॉडी प्रोड्यूस करा रहा है। ठीक है, एंटी जो वर्ड है ये लिया है एंटीबॉडी से, और जन का मतलब होता है सिंथेसिस। ठीक है, तो आप यहां पर क्या लिख सकते हो, सिंपली आप यहां पर लिख सकते हो एंटीबॉडी जनरेटिंग। क्या लिख सकते हो आप यहां पर, एंटीबॉडी जनरेटिंग। मतलब एंटी वर्ड कहां से लिया है, एंटी वर्ड लिया है एंटीबॉडी से, और जन का मतलब होता है सिंथेसिस। ठीक है, मतलब ये वो केमिकल, ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो बॉडी से एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कराएं। ऑलराइट, तो चलिए एक बार हम डेफिनेशन लिखते हैं, फिर हम और डिटेल के अंदर समझेंगे। ये वो केमिकल्स होते हैं या फिर ये वो सब्सटेंस होते हैं that produce antibody from body, या फिर आप इसको इंडिविजुअल भी लिख सकते हो कि इंडिविजुअल से जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कराए उसको हम बोलते हैं एंटीजन। ऑलराइट, अब देखो ये जो एंटीजन है ना, क्या तो ये मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट हो सकता है। जस्ट सपोज अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया की, ठीक है, तो जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी होगी, पेप्टाइडोग्लाइकन से। ऑलराइट, और जो वायरस का जो कैप्सिड है, ये जो प्रोटीन है, ये भी बॉडी से क्या प्रोड्यूस कराता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस कराता है। इसके अलावा जो एंटीजन है, बैक्टीरिया, वायरस या फिर कोई भी फंगस हो, ये हमारी बॉडी से एंटीबॉडी प्रोड्यूस कराते हैं, इसलिए हम इनको एंटीजन बोलते हैं। इसके अलावा एंटीजन और हम किसको बोल सकते हैं, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल की एंटीजन होते कौन कौन है, जैसे कि पॉलीसैकेराइड। ठीक है, ये पॉलीसैकेराइड भी हो सकता है, ठीक है, या फिर ये प्रोटीन भी हो सकता है। इसके अलावा और एंटीजन कौन कौन से हो सकते हैं, यानी कि डस्ट पार्टिकल,
कोई कोई पर्सन ऐसा होता है जिसको डस्ट से एलर्जी होती है, ठीक है, वो भी तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करा रहा है। या फिर किसी को किसी एनिमल के फर से भी एलर्जी होती है, या फिर किसी इंडिविजुअल को कोई ऐसी ड्रग है जो सूट नहीं करती है। इसका मतलब क्या है, ये कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, चाहे ये पॉलीसैकेराइड हो, चाहे ये आपका प्रोटीन हो, या फिर डस्ट पार्टिकल हो, या फिर पोलन ग्रेन्स हो, ठीक है, या फिर पोलन ग्रेन्स हो। मतलब ये कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कराए, उसको हम एंटीजन बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये फ्रीली भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि स्नेक विनम है, ठीक है, या फिर ये किसी मेम्ब्रेन के साथ बाउंड भी प्रेजेंट हो सकते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकते हैं। अब देखो एंटीजन का वो पार्ट जो एंटीबॉडी से अटैच होगा। देखो दो टर्म्स हम यहाँ पर बहुत ज्यादा ऑफरली यूज करेंगे। एक तो हम यूज करेंगे एपिटोप और एक हम यूज करने वाले हैं पैराटोप, ठीक है। एक एपिटोप यूज करेंगे, एक हम पैराटोप यूज करेंगे। अब ये एपिटोप और पैराटोप क्या क्या होते हैं, ये आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। देखो एंटीजन जब एंटीबॉडी के साथ अटैच होगा, जब एंटीजन की एंटीबॉडी से रिएक्शन होगी, तभी एंटीजन खत्म हो पाएगा, ठीक है, तभी एंटीजन खत्म हो पाएगा, यानी कि हमारी बॉडी प्रोटेक्टेड रहेगी। अब इन दोनों का आपस में अटैच होना भी जरूरी है, ठीक है। यानी कि आप एक बात समझो कि कोई भी ताला है, ठीक है, अब ये ताला जब खुलेगा जब वो पर्टिकुलर चाबी उसके अंदर फिक्स्ड होगी। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आपने कोई भी ताला लगाया, ठीक, और किसी भी चाबी से आप खोलने की ट्राई कर रहे हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ऑलराइट, मतलब क्या है कि पर्टिकुलर शेप का एंटीजन वही पर्टिकुलर शेप के एंटीबॉडी से क्या होगा, अटैच होगा। कैसे अटैच होगा ये हम देखने वाले हैं जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एंटीबॉडी की। अभी तक आप इतना समझो कि एंटीजन का पार्ट जो एंटीबॉडी के साथ अटैच हो रहा है उसको हम बोलते हैं एपिटोप। उसको हम क्या बोलते हैं, एपिटोप, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि नई इंफॉर्मेशन, और ये जो इंफॉर्मेशन है ये क्या है कि एपिटोप हम किसको बोलते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टर्म, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती है। एपिटोप हम किसको बोलते हैं और हम पैराटोप किसको बोलते हैं, ठीक है। तो एपिटोप क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ एंटीजन, ये वो पार्ट है एंटीजन का दैट अटैच्ड विद एंटीबॉडी, ठीक है। ये वो पार्ट है एंटीजन का जो कि एंटीबॉडी से अटैच होता है। एंटीजन किसका पार्ट, एंटीजन का जो कौन सा पार्ट, एपिटोप पार्ट जो एंटीबॉडी से अटैच होता है, इसको हम बोलते हैं एपिटोप, ठीक है। तो ये कहानी है एंटीजन की। सिंपली मतलब एंटीजन वो सब्सटेंसेस होते हैं जो बॉडी से एंटीबॉडी प्रोड्यूस कराए। ये कोई भी हो सकता है, बैक्टीरिया, पैथोजन, ठीक है। यानी कि उनकी जो वॉल है जो कि टॉक्सिक है, उस वॉल को देके, उस प्रोटीन के पार्ट को देके, या फिर वो पॉलीसैकेराइड भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि हम कहते हैं ना कि बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर किया और हमारी बॉडी ने उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू की। तो इसका मतलब है कौन सा बैक्टीरिया का पार्ट हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज करेगी और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी। जैसे कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, वो क्या होती है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, मतलब पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ ही पर्टिकुलर एंटीबॉडी बनेगी। मतलब चाहे वो पॉलीसैकेराइड हो सकता है, वो प्रोटीन हो सकता है, जैसे वायरस के केस में, ठीक है, जो वायरस का जो कैप्सिड होता है उसके अगेंस्ट बॉडी प्रोटीन बनाती है, डस्ट पार्टिकल, फर, ड्रग, पोलन ग्रेन्स, इन सब की वजह से हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाए। इसी को हम क्या बोलते हैं, एंटीजन, ठीक है। एंटीबॉडी जनरेटिंग, और वो पार्ट एंटीजन का जो कि एंटीबॉडी से अटैच होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एपिटोप। उसको हम क्या बोलते हैं, एपिटोप, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं किसके बारे में, अब हम शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। समझने से पहले हम पहले समझेंगे किसके बारे में, कि एंटीबॉडी क्या होती है। एंटीजन के बारे में हमने समझ लिया और हम समझेंगे कि एंटीबॉडी क्या होती है, ठीक है। अब देखो ये जो एंटीबॉडी है ना,
एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी होती है प्रोटीन। एंटीबॉडी क्या होती है? प्रोटीन होती है। एक्चुअली एंटीबॉडी के अंदर एक स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं गामा ग्लोब्यूलिन। ठीक है, गामा ग्लोब्यूलिन ये नाम का प्रोटीन प्रेजेंट होता है बॉडी के अंदर। ठीक है, गामा ग्लोबुलिन ये कौन बनाएगा? गैस करके बताओ। मैंने एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो पढ़ाया था आपको, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर मैंने आपको बताया था कौन सी सेल एंटीबॉडी बनाएंगी, कौन सी सेल एंटीबॉडी बनाएंगी। अगर आपने लेक्चर को ढंग से पढ़ा है तो डेफिनेटली आपका आंसर पता होगा। ठीक है, सोचने का टाइम लो 10-15 सेकेंड, जल्दी से मुझे बताओ। एंटीबॉडी क्या होती है? गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है। ठीक है, यानी उससे ये मिलके बनी होती है। और ये कौन बना रहा है? कौन बना रहा है? सेल ही बनाएंगी, लेकिन कौन सी सेल? कौन सी सेल? देखो, बी लिम्फोसाइट थी, बी लिम्फोसाइट इनएक्टिव लिम्फोसाइट्स थी। जब इसके ऊपर एंटीजन आके अटैच हुआ तो ये इनएक्टिव बी लिम्फोसाइट किसके अंदर कन्वर्ट हुई? एक्टिव बी लिम्फोसाइट के अंदर कन्वर्ट हुई। अब एक्टिव बी लिम्फोसाइट क्या अपने आप से एंटीबॉडी बना देंगी? नहीं। कमांडर कौन था जो कि इंफॉर्मेशन देगा? उसके बाद ही बी लिम्फोसाइट क्या बनाएंगी? एंटीबॉडी बनाएंगी। वो कमांडर कौन था? हेल्पर टी सेल। जब हेल्पर टी सेल एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट के साथ अटैच होंगी तो एक स्पेशल टाइप का सिग्नल्स रिलीज करेंगी जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइंस। और ये सिग्नल अब जो एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट है ये किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगी या फिर किसके अंदर मॉडिफाई हो जाएंगी? प्लाज्मा सेल्स के अंदर। और यही प्लाज्मा सेल क्या बनाएंगी? एंटीबॉडी बनाएंगी। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब जो गामा ग्लोबुलिन यानी कि एक प्रोटीन होता है एंटीबॉडी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं गामा ग्लोबुलिन। एक्चुअली क्या होता है? एंटीबॉडी को ना हम ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। ठीक, अब ग्लाइकोप्रोटीन हम क्यों बोलते हैं? इसके अंदर मेनली जो गामा ग्लोबुलिन जो प्रोटीन होता है, ठीक है, जो प्रोटीन पार्ट है, ठीक है, गामा ग्लोबुलिन जो प्रोटीन पार्ट है ये अराउंड 96% प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो कार्बोहाइड्रेट पार्ट है ये प्रेजेंट होता है 4%, सिर्फ 4%। तो अगर आपसे क्वेश्चन में आता है कि एंटीबॉडी क्या है तो आपको करेक्ट आंसर क्या लिखना पड़ेगा? करेक्ट आंसर लिखना पड़ेगा कि एंटीबॉडी ग्लाइकोप्रोटीन है। बेशक कम है लेकिन है तो सही, है तो सही। मतलब ग्लाइकोप्रोटीन ही क्या है? एंटीबॉडी है, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है सिर्फ 4%। और मेजर पोर्शन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? मेजर पोर्शन के अंदर प्रेजेंट होता है गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन। ठीक है, और ये मेजर पोर्शन के अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए एंटीबॉडी को हम क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन। एंटीबॉडी को हम क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन। और हम रिप्रेजेंट करते हैं आईजी से। ठीक है, अगर क्वेश्चन अभी भी मैं आपसे फिर से रिपीट कर रही हूं, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि एंटीबॉडी क्या है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है या फिर ग्लाइकोप्रोटीन है, तो आपका आंसर क्या होगा? प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, फैट या फिर क्या? तो तब आपको क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा कि एंटीबॉडीज होती हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन है। अगर ग्लाइकोप्रोटीन ऑप्शन में नहीं है फिर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो क्या होगा? गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, तो ये क्या है? प्रोटीन है। इसलिए जब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हम सारी की सारी जो स्ट्रक्चर है वो पॉलीपेप्टाइड चेन की ही पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। जो भी चीज है, जो भी स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे उसके अंदर हम देखेंगे कि जो भी प्रोटीन है, प्रोटीन किससे मिलके बने होंगे? पॉलीपेप्टाइड चेन से। कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन है ये हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एंटीबॉडी गामा ग्लोबुलिन है और ये किससे कौन सिंथेसाइज करता है? सिंथेसाइज्ड बाय कौन सी सेल? प्लाज्मा सेल। कौन सिंथेसाइज करेगा? इनको सीक्रेट करेंगी, सिंथेसाइज करेंगी प्लाज्मा सेल्स। और ये प्लाज्मा सेल्स ही क्या है? मॉडिफाइड बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ये क्या है? मॉडिफाइड बी
लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ये क्या है, मॉडिफाइड बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो अभी तक हमने देख लिया कि एंटीबॉडीज क्या होती है। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूं एंटीबॉडीज के बारे में। एंटीबॉडीज ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन यानी कि कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन पार्ट होता है। प्रोटीन कौन सा, गामा ग्लोबुलिन। ठीक है, और ये जो गामा ग्लोबुलिन है ये 96% पार्ट होता है। 4% लिटिल बिट क्या होता है आपका, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन मेजॉरिटी के अंदर अगर प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अगर ग्लाइकोप्रोटीन ऑप्शन में नहीं है तो उसके बाद आपको क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, प्रोटीन पार्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। प्रोटीन है तो वेरी गुड, अगर नहीं है तो गामा ग्लोबुलिन दिया होगा। ऑलराइट, तो ये सारी की सारी चीजें हैं। और एंटीबॉडी बनाएगी कौन, प्लाज्मा सेल। और प्लाज्मा सेल्स क्या होती हैं, वही मॉडिफाइड बी लिम्फोसाइट्स। अगर आपको ये नहीं पता प्लाज्मा सेल्स क्या होती हैं तो लेक्चर नंबर 2 के अंदर मैंने आपको समझाया है ये पूरा। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 के अंदर ये मैंने आपको पूरा समझाया है। ठीक है, वहां से आप रिवाइज करना। अब हम देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर क्या होती है एंटीबॉडी की। ठीक है, और इस पे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो क्योंकि ये एनसीईआरटी के अंदर गिवन है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इससे क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। चलो आ जाओ, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। अब देखो एंटीबॉडी किससे मिलके बनी है, प्रोटीन से मिलके बनी है। प्रोटीन किससे मिलके बना है, लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ऑलराइट, तो यहां पर जो एंटीबॉडी है ये पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके बनी होगी। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ये पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके बनी है। ठीक है, हम इसकी शेप की बात करें, सबसे पहले हम शेप की बात कर लेते हैं। जो शेप होगी वो होगी वाई शेप। शेप कैसी होगी, वाई शेप। चिंता मत करो, हम अभी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो शेप क्या होगी, शेप होगी वाई शेप। और अगर मैं इसके रिप्रेजेंट इसको हम कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट, तो स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको H2L2 से। ये फॉर्मूला है। अब H2L2 का मतलब क्या है, अगर चेन के अंदर ज्यादा अमीनो एसिड है तो वो क्या बना देगी, हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन। अगर अमीनो एसिड कम है चेन के अंदर तो हम उसको क्या बोलते हैं, लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन। क्योंकि अमीनो एसिड कम है तो वेट भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो दो प्रेजेंट होंगी, 2 हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, क्या प्रेजेंट होंगी, 2 हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन। 2 हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होंगी और 2 प्रेजेंट होंगी लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, और सारी की सारी कहानी एक बार हम क्या करेंगे, एक बार जब हम स्ट्रक्चर समझेंगे उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, तो वाई शेप होती है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H2L2 से। H2 का मतलब है 2 हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन और L2 का मतलब है 2 लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन। लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब क्या है, चेन छोटी है, अमीनो एसिड कम है, मॉलिक्यूलर वेट कम है। हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब अमीनो एसिड ज्यादा है, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। ठीक है, तो चलिए एक बार हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं एंटीबॉडी की। ठीक है, क्या देख लेते हैं हम एक बार, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। देखो आप ध्यान से सुनना, ये चीज तब आपको समझ में आएगी, तब एक बार तो आप यहां पर क्लास में ढंग से समझोगे, उसके बाद नोटबुक में खुद से बनाओगे। ठीक है, चलो ये वाई शेप स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो ये मैंने वाई शेप स्ट्रक्चर यहां पर बना दी है। ठीक है, यानी कि 2 होती है इसके अंदर क्या, हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये जो व्हाइट कलर से मैंने बनाया है, ये बनाया है मैंने हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, और अब मैं येलो से रिप्रेजेंट करूंगी लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन को। ठीक है, ये क्या हो गई है, लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन। दिस वन इज लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन।
इतनी बात तो आपको अभी तक समझ में आ गई होगी। ठीक है, लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब है कि यहाँ पर अमाइनो एसिड क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन येलो से बनाई है। हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन मैंने किससे रिप्रेजेंट की है, हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन रिप्रेजेंट की है मैंने व्हाइट कलर से, और इसकी जो शेप होगी वो क्या है, वाई शेप, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। अब देखो, दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन, हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन ज्वाइन होती है किससे, डाइसल्फाइड लिंकेज से। ठीक है, किससे ज्वाइन है, डाइसल्फाइड लिंकेज से। लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन और हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन, यहां पर भी क्या प्रेजेंट है, डाइसल्फाइड लिंकेज। यहां पर भी क्या प्रेजेंट है, डाइसल्फाइड लिंकेज। ठीक है, यानी कि दोनों हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन भी डाइसल्फाइड लिंकेज से ज्वाइन है। हैवी और लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन, हैवी और लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन भी किससे ज्वाइन है, किससे ज्वाइन है, जल्दी बताओ किससे ज्वाइन है, डाइसल्फाइड लिंकेज से। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने आपको बताया था कि एंटीजन और एंटीबॉडी जब आपस में अटैच होंगे, ठीक है, उसके बाद ही आगे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होंगी। ठीक है, आप देखो, आपने ये बात ध्यान से समझी थी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, यानी कि पर्टिकुलर एंटीजन के लिए, एक स्पेसिफिक एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनी होगी। ठीक है, अब देखो, ये जो पूरा का पूरा जो पोर्शन है ना, ये डिवाइड होता है वेरियस रीजन्स के अंदर। कौन कौन से रीजन्स होंगे, हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन ये है और लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन ये है। तो यहाँ पर जो रीजन्स होंगे ये मैंने ब्लू कलर से आपको रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो रीजन्स है, ये वाले जो रीजन्स हैं, यानी कि मुझे ध्यान से देख के बताओ, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर 4 रीजन है, लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर 2 रीजन है। ठीक है, अब यहां पर देखो, जो लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है, मैं यहां पर मेंशन कर देती हूं, बाद में कर दूंगी, चलो ठीक है, कोई नहीं, बाद में हम कर देंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये क्या है, लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन का जो ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन। इसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन। क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे। कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन, कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन, कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन, कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन एंड कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन। मतलब जो लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन है उसके अंदर एक कांस्टेंट रीजन है, और हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर 3 हर एक के अंदर क्या है, 3 कांस्टेंट रीजन है। अब ये जो ऊपर वाला जो रीजन है ना स्टूडेंट्स, ये ऊपर वाला जो रीजन है, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल रीजन। ठीक है, वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन, वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन। ठीक है, वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन, यहां पर वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन एंड वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन, यहां पर लाइट चेन आएगा, वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन एंड वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन। अब देखो, वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन का क्या मतलब है। देखो, एंटीबॉडीज की क्या क्या अलग अलग टाइप है, ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जस्ट इसके बाद थोड़ा सा पेशेंस रखो। मैंने अभी तक क्या बताया कि ये जो कांस्टेंट जो रीजन है ना, कांस्टेंट रीजन ये वाले, कांस्टेंट रीजन ये वाले, ये हर एक एंटीबॉडी के अंदर सेम होंगे। जितने भी हम एंटीबॉडीज की टाइप पढ़ेंगे, हर एक के अंदर क्या होगा, ये कांस्टेंट रीजन सेम होंगे। अब हम बात करते हैं वेरिएबल रीजन की, और ये जो वेरिएबल जो रीजन्स हैं, ये अलग अलग होंगे एंटीजन की शेप के अकॉर्डिंग, क्योंकि एंटीबॉडी और एंटीजन ये दोनों कैसे रिलेट करेंगे। देखो, हर एक एंटीजन के लिए एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी काम करेगी। अब ऐसा तो नहीं है कि जस्ट सपोज यहां पर अगर मैं कुछ ऐसी टाइप की शेप बना दूं, ठीक है, जस्ट सपोज ये वाली जो मैंने शेप बनाई है ये एंटीजन की है, और यहां पर मैं ये वाली शेप बना दूं एंटीबॉडी की है, क्या ये आपस में फिक्स हो पाएंगे, क्या ये आपस में फिक्स हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो इसका मतलब इन जो वेरिएबल रीजन की जो शेप है ये किसके अकॉर्डिंग होगी, एंटीजन के
अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। जब एंटीजन यहाँ पर आके बाइंड करेगा तब एंटीबॉडी भी उसके अकॉर्डिंग शेप होगी उसकी, क्योंकि हर एक एंटीजन के लिए एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं जस्ट सपोज अगर मैं कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर बनाऊं, ठीक है, और यहां पर मैं बना दूं कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर, अब ये दोनों आपस में क्या हो गए हैं, फिक्स्ड हो गए हैं, आपस में क्या हो गए, ऐसे जुड़ गए हैं। अब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पॉसिबल है, यानी कि जब तक चाबी से ताला नहीं खुलेगा तब तक वो सेम लॉक की चाबी नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए एक बार हम इसको समझते हैं, फिर ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। अब देखो ये तो एंटीबॉडी का क्या है, पोर्शन है, ठीक है, ये एंटीबॉडी का पोर्शन है, ये एंटीबॉडी का पोर्शन है। अब यहां पर आके क्या बाइंड करेगा, यहां पर आके बाइंड करेगा एंटीजन, ठीक है, यहां पर बाइंड क्या करेगा, एंटीजन। अब एंटीजन का वो कौन सा पोर्शन था जो एंटीबॉडी से आके अटैच होगा, जल्दी बताओ। एंटीजन का वो कौन सा पोर्शन था जो एंटीबॉडी से आके अटैच होगा, तो हमने क्या बोला था, एपिटोप, ठीक है। जस्ट सपोज अब मैं इसको थोड़ा सा मैं एक बार फिर से बनाऊंगी, क्योंकि ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाया था, ठीक है, ये मैंने अभी आपको समझाने के लिए बनाया था। इस तरीके से ये प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब सपोज यहां पर मैंने जो भी आपके एनसीईआरटी के अंदर शेप है, मैं वही शेप यहां पर लेने की कोशिश करूंगी, ठीक है। जस्ट सपोज यहां पर मैंने ये शेप बनाई है, और यहां पर इसकी जो शेप है बच्चे, ये वाली जो शेप है, ये मैंने कुछ ऐसे बनाई है, ठीक है। और यहां पर भी ये कुछ शेप इस तरीके से बनेगी, ठीक है, क्योंकि तभी तो एंटीजन आके इसके अंदर फंसेगा, ठीक है। हमें पूरा का पूरा जाल बिछाना है, ठीक है। अब देखो बाकी की सारी चीजें हम वापस से मेंशन कर देंगे, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ठीक है। ऑलराइट, अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पर आया है एंटीजन, ठीक है, ये वाला जो ग्रीन कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये किया है एंटीजन, ठीक है। और यहां पर भी ये ग्रीन वाला जो कलर है, ये मैंने रिप्रेजेंट किया है क्या, एंटीजन। ऑलराइट, ये एंटीजन है। अब मुझे ध्यान से देख के बताना, तो ये जो ग्रीन वाला जो पोर्शन है जो एंटीबॉडी से आके अटैच होगा, इसको हमने क्या बोला था, एपिटोप, ठीक है। और एंटीबॉडी का वो पोर्शन जिसके ऊपर आके एंटीजन अटैक करेगा, अटैच होगा, उसको हमने क्या बोला है, पैराटोप, ठीक है। तो यानी कि ये जो ग्रीन कलर का है, इसको हमने बोला है एपिटोप। ये जो एपिटोप है, ये किसका पोर्शन है, इट इज द पोर्शन ऑफ एंटीजन, और एंटीजन को शॉर्ट में एजी लिखते हैं, ठीक है। और जो येलो जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है येलो, ये वाला जो पोर्शन है, जो एंटीबॉडी का जो पोर्शन है जो एंटीजन से अटैच हो रहा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, पैराटोप। इसको हम क्या बोल रहे हैं, पैराटोप। इट इज द पोर्शन ऑफ एंटीबॉडी दैट अटैच्ड विद एंटीजन, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देती हूं, ये वाला जो पोर्शन है इसको हमने बोला है पैराटोप। एंड पैराटोप का मतलब क्या है, इट इज द पोर्शन ऑफ एंटीबॉडी को AB से लिखते हैं, दैट अटैच्ड विद एंटीजन, ठीक है। यानी कि ये पर्टिकुलर किस किस के अकॉर्डिंग होगा, ये शेप के ऊपर डिपेंड करेगा कि एंटीजन की क्या शेप है, उसके अकॉर्डिंग ही एंटीबॉडी बनेगी। और ये अलग अलग एंटीबॉडी के अंदर अलग अलग प्रेजेंट होगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल रीजन, ठीक है। इसीलिए हम वेरिएबल रीजन बोलते हैं इसको। ये वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन, दिस इज द वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन, दिस इज द वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो रीजन है बच्चे, इसको हमने क्या बोला है, ये है आपका कांस्टेंट रीजन, ठीक है। ये क्या है बच्चे, ये है कांस्टेंट रीजन। और इसी तरीके से ये वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन है, ये क्या है, कांस्टेंट रीजन है, ठीक है। ये क्या है, कांस्टेंट रीजन। और ये वाला जो पोर्शन है, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, ये वाला जो पोर्शन है जो मैंने पिंक कलर से रिप्रेजेंट किया है बच्चे, ये हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल रीजन।
इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल रीजन। और ये एक एंटीबॉडी मैंने बनाई है तो आप इसको ये लिख सकते हो, ये एंटीबॉडी का क्या है, मोनोमर। ठीक है, अब देखो मोनोमर के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी, एक बार मैं फिर से आपको बताती हूं, मैं फिर से आपको रिवाइज कराती हूं। ठीक है, आप देखो जो एंटीबॉडी है ये मेजर पोर्शन इसका प्रोटीन से मिलके बना है, गामा ग्लोबुलिन नाम का प्रोटीन है, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, आईजी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। 4 इसके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी, 2 हैवी होंगी, 2 लाइट होंगी, 2 हैवी है, 2 लाइट है। ठीक है, लाइट के अंदर कम अमाइनो एसिड है, हैवी के अंदर ज्यादा अमाइनो एसिड है। हैवी का इसलिए मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, लाइट का इसलिए मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। ठीक है, दोनों को हैवी चेन है, ये डाइसल्फाइड लिंकेज से जुड़ी होंगी। हैवी और लाइट चेन भी डाइसल्फाइड लिंकेज से जुड़ी है, हैवी और लाइट चेन भी डाइसल्फाइड लिंकेज से जुड़ी हुई है। एंटीजन का वो पार्ट जो एंटीबॉडी से आके अटैच होगा, देखो ये पूरा का पूरा ये क्या है, एंटीजन है, लेकिन ये पीछे वाला जो पार्ट है एंटीबॉडी से अटैच नहीं हो रहा है, ये सिर्फ पोर्शन एंटीजन का जो एंटीबॉडी से अटैच होगा उसको हम बोलते हैं एपिटोप, और एंटीबॉडी का वो पोर्शन जो एंटीजन से अटैच होगा दैट इज नोन एज पैराटोप। ठीक है, दैट इज नोन एज पैराटोप। यानी कि अगर मैं एक मोनोमर की बात करूं, ठीक है, तो हम एक बार इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होंगी। मोनोमर ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी जो मोनोमर है इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, तो समझो पहले 2 प्रेजेंट होंगी हैवी चेन। ठीक है, मैं पूरा यहीं पे लिख देती हूं, 2 प्रेजेंट होंगी हैवी चेन। ठीक है, 2 प्रेजेंट होंगी लाइट चेन। लाइट चेन का मतलब है लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, आप देखो बोथ हैवी चेन अटैच्ड विद ईच अदर, बोथ हैवी चेन्स अटैच्ड विद ईच अदर, किससे अटैच होंगी, विद each other by डाइसल्फाइड लिंकेज। ठीक है, किससे अटैच होंगी, डाइसल्फाइड लिंकेज से। ठीक है, हैवी एंड लाइट चेन अटैच विद हैवी एंड लाइट चेन अटैच्ड विद ईच अदर, ये किससे अटैच होंगी, ईच अदर बाय, ये भी अटैच होंगी डाइसल्फाइड लिंकेज से। ठीक है, ये दोनों भी आपस में कैसे अटैच होंगी, डाइसल्फाइड लिंकेज से। ठीक है, तो ये मैंने अभी तक आपको 3 पॉइंट्स लिखवाए। अब देखो 2 हैवी 2 चेन प्रेजेंट होंगी लाइट चेन, इसलिए हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, H2L2 से। ठीक है, अब हम लिखते हैं, एक बार हम फिर से लिख लेते हैं ताकि आपके सारे के सारे पॉइंट्स एक साथ हो जाएं। एपिटोप हम किसको बोलते हैं एंड पैराटोप हम किसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखो एपिटोप का मतलब क्या होगा, पोर्शन ऑफ एंटीजन, पोर्शन ऑफ एंटीजन अटैच्ड विद एंटीबॉडी। ठीक है, पैराटोप हम किसको बोलते हैं, इट इज द पोर्शन ऑफ एंटीबॉडी दैट अटैच्ड विद एंटीजन, दैट अटैच्ड विद एंटीजन। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, एक मोनोमर के अंदर, ठीक है, वन मोनोमर का मतलब क्या है, H2L2, यानी कि जिसके अंदर 2 हैवी और 2 लाइट चेन प्रेजेंट होंगी। कितने पैराटोप है, 2 पैराटोप्स। कितने पैराटोप्स हैं, 2 पैराटोप्स हैं। ठीक है, आप देखो ना पीछे स्ट्रक्चर देखो, एक पैराटोप ये और एक पैराटोप ये। ठीक है, यानी कि एक मोनोमर से कितने एंटीजन बाइंड हो सकते हैं, 2। एक यहां पर बाइंड हो सकता है और एक यहां पर बाइंड हो सकता है। एक पैराटोप कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके बना होगा, 2। एक हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन, एक लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन, एक लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन और एक हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हम लिख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। यानी कि एक मोनोमर
यानी कि H2L2, क्योंकि अब हम इसको मोनोमर इसलिए बोल रहे हैं कि जब हम दूसरे दूसरे टाइप के एंटीबॉडी पढ़ेंगे ना, तो उसमें कोई एंटीबॉडी के अंदर, जैसे कि यहाँ पर तो टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, H2L2 है बच्चे, तो टोटल कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन हुई? टोटल पॉलीपेप्टाइड चेन, टोटल कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन हुई? 4। लेकिन आगे आप ऐसी एंटीबॉडी भी देखोगे जिसके अंदर तो टोटल पॉलीपेप्टाइड चेन है वो कितनी है? 8 है, ठीक है। यानी कि उसके अंदर H2L2 कितनी है? 2, यानी कि उसके अंदर 2 मोनोमर है। एक एक हम जब स्ट्रक्चर देखेंगे तब हम देख लेंगे यहाँ पे, यानी कि एक मोनोमर के अंदर 2 पैराटोप है, एंड ईच पैराटोप इज मेड अप ऑफ, ईच paratop is made up of, मैं सीधा आंसर ही लिखवा देती हूं, मेड अप ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। हाउ मेनी चेन? 2 पॉलीपेप्टाइड चेन। और वो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन कौन सी होंगी? 2 पॉलीपेप्टाइड चेन कौन सी होंगी? एक हैवी चेन और एक लाइट चेन, ठीक है। एक हैवी चेन का मतलब है हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। लाइट चेन का मतलब है लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी कहानी मैंने किसके बारे में लिखवा दी है? एंटीबॉडी के बारे में, कि क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। एक बार आप फिर से देख लीजिए कि 4 इसके अंदर टोटल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 2 हैवी, 2 लाइट। हैवी दोनों डाइसल्फाइड लिंकेज से जुड़ी है, हैवी और लाइट भी आप अपने से डाइसल्फाइड लिंकेज से जुड़ी है। एंटीजन का वो पार्ट जो एंटीबॉडी से अटैच होगा उसको हम एपिटोप बोलेंगे, एंटीबॉडी का वो पार्ट जो एंटीजन से अटैच होगा उसको हम पैराटोप बोलेंगे। हर एक जो मोनोमर है इसके अंदर 2 पैराटोप है, हर एक पैराटोप मिलके बना है 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से, एक हैवी एक लाइट है, एक हैवी एक लाइट। मतलब यहाँ पर कांस्टेंट रीजन होते हैं, वेरिएबल रीजन होते हैं। कांस्टेंट रीजन हर एक एंटीबॉडी के सेम होते हैं, लेकिन वेरिएबल रीजन अलग अलग होंगे। ये डिपेंड करेगा एंटीजन के ऊपर, क्योंकि हर एक एंटीबॉडी स्पेसिफिक होगी किसके लिए? एंटीजन के लिए। तभी हमने कल स्टार्टिंग के अंदर देखा था कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसका जो प्रॉपर्टी है उसकी वो क्या है? स्पेसिफिसिटी, ठीक है। ये बात हमने देख ली है, यहाँ पे क्लियर हो गई। चलो अब हम देख लेते हैं कि टाइप्स क्या क्या होंगी एंटीजन एंटीबॉडी की, और एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शंस कैसे होंगी आपस में, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कैसे होंगी आपस में, कैसे एंटीजन एंटीबॉडी किस तरीके से एंटीजन को खत्म करेगी, ठीक है। तो उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से एंटीजन एंटीबॉडी में रिएक्शन होगी, ठीक है। रिएक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। स्टूडेंट्स, जो एंटीबॉडी होती है ना वो सीरम के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि जो सीरम है ये हम किसको बोलते हैं, ठीक है। और जो ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी उसको क्या बोलेंगे ये भी आप मुझे बता दो, ठीक है। अगर आपको यही पता चल गया कि हम सीरम किसको बोलते हैं तो आपको ये भी पता चल जाएगा। ऑलराइट, आप देखो रिएक्शन कैसे होती है एंटीजन एंड एंटीबॉडी की। आपने ये तो बता दिया कि एंटीजन अटैच होगा एंटीबॉडी से, एंटीबॉडी अटैच होगी एंटीजन से। अब एंटीबॉडी किसको किल करेगी? एंटीजन को, क्योंकि यही तो मेन सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी से एंटीबॉडी भी यही प्रोड्यूस कराएगा और इसका खात्मा भी यही कराएगा, ठीक है। क्योंकि एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस कराएगा एंटीबॉडी वही तो इसको जाके किल करेंगी, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं रिएक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। तो जो पहली जो रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होगा कि देखो अब आपने देखा था कि एंटीजन का एक पर्टिकुलर पार्ट ही एंटीबॉडी के ऊपर फिक्स होता है, ठीक है। तो जो टॉक्सिक पार्ट है ना एंटीजन का जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करा रहा है इसी को ये न्यूट्रलाइज कर देता है। ये क्या कर देता है? इसको न्यूट्रलाइज कर देती है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी व्हेन एंटीबॉडी अटैच्ड विद एंटीजन इट न्यूट्रलाइजेस द टॉक्सिक पार्ट ऑफ एंटीजन। एंटीजन का टॉक्सिक पार्ट को ही ये न्यूट्रलाइज कर देगी, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर क्या होगा कि एंटीबॉडी न्यूट्रलाइजेस
न्यूट्रलाइजेस द टॉक्सिक पार्ट, न्यूट्रलाइजेस द टॉक्सिक पार्ट ऑफ एंटीजन। ठीक है, और जो एंटीबॉडी है वो न्यूट्रलाइज कर देगी टॉक्सिक पार्ट ऑफ एंटीजन का। अब हम नेक्स्ट जो रिएक्शन देखेंगे कि सेकंड रिएक्शन क्या होगी, और जो सेकंड जो रिएक्शन होगी इसको हम बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन रिएक्शन। ऑप्सोनाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या होगा, देखो ऑप्सोनाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या होगा, जस्ट सपोज ये एक एंटीजन है, ठीक है, ये क्या है, एक एंटीजन है, और इसके ऊपर प्रेजेंट होंगी क्या, एंटीबॉडीज। ठीक है, अब देखो जो भी एंटीजन है, जैसे सपोज ये पहले ये एक एंटीजन है, ठीक है, जैसे सपोज ये एक एंटीजन है, और इस एंटीजन को जो भी फैगोसाइटिक सेल्स हैं जैसे मैक्रोफेजेस है, इसको पहचान नहीं पा रही है, इसको पहचान नहीं पा रही, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है इसका टॉक्सिक पार्ट, ठीक है, जो कि रेस्पॉन्सिबल है डिजीज कॉज करने के लिए। अब इस टॉक्सिक पार्ट के ऊपर, इस टॉक्सिक पार्ट के ऊपर आके एंटीबॉडी लग जाएंगी। अब ये रिकॉग्नाइज कर लेगा, ठीक है, अब कौन रिकॉग्नाइज कर लेगा, अब रिकॉग्नाइज कर लेगा इसको जो भी फैगोसाइटिक सेल्स हैं, यानी कि मैक्रोफेजेस जो है, इसको ये रिकॉग्नाइज कर लेगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि पहले एंटीजन था, ठीक है, एंटीजन है, कोई भी सेल लगा लो, सपोज ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये क्या है, बैक्टीरिया, इसके ऊपर जो भी टॉक्सिक पार्ट है वो प्रेजेंट है। अब ये वैसे तो नॉर्मली मैक्रोफेजेस को नहीं पहचान पा रही, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर एंटीबॉडी प्रेजेंट हुई, ठीक है, अब ये पहचान लेगी कौन, मैक्रोफेजेस, अब ये इसको क्या कर लेगी, खा लेगी और खत्म कर लेगी। ठीक है, तो ये बोला हमने इसको ऑप्सोनाइजेशन रिएक्शन। जो थर्ड जो रिएक्शन है, थर्ड किस तरीके से एक्शन मिलता है, जो थर्ड होगा ये होगा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम याद है आपने किसके अंदर पढ़ा था, इनेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर कम से कम भी 30 टाइप की प्रोटीन प्रेजेंट होती है जो इनएक्टिव प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और जैसे ही एंटीजन आया ये सारी की सारी जो प्रोटीन है वो एक्टिव हो जाती हैं, और परफोरिन जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन पोर क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से वाटर इनटेक करेगा, स्वेलिंग होगी, लाइसिस होगी, और फाइनली बर्स्टिंग हो जाएगी। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अंदर क्या होगा, एंटीबॉडी बाइंड्स विद एंटीजन, जब एंटीबॉडी बाइंड करेंगी एंटीजन से, इट एक्टिवेट्स द, ये किसको एक्टिवेट कर लेगा, इट विल एक्टिवेट्स द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। और उसके बाद पूरी की पूरी कहानी सेम है जैसे कि हमने इनेट इम्यूनिटी के अंदर पढ़ाई की थी, और ये मैंने पढ़ाया है लेक्चर 1 का लास्ट पोर्शन। ठीक है, नेक्स्ट जो फोर्थ जो रिएक्शन है स्टूडेंट्स, ये क्या होगी, ये जो फोर्थ रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं एक्टिवेट कर देगी, ये किसको एक्टिवेट कर देगी, नेचुरल किलर सेल्स को। याद है नेचुरल किलर सेल्स हमने किसके अंदर पढ़ा था, कौन से बैरियर के अंदर पढ़ा था, सेलुलर बैरियर ऑफ इनेट इम्यूनिटी। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग, व्हेन एंटीजन, ये जो एंटीबॉडी एंटीजन बाइंड कर लेंगे आपस में, ये किसको एक्टिवेट कर देंगे, ये एक्टिवेट कर देंगे नेचुरल किलर सेल को, और ये जो नेचुरल किलर सेल है, ये जो भी कैंसरस सेल्स हैं इनको क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। ठीक है, डिस्ट्रॉय द कैंसरस सेल्स, और जो भी अदर जो सेल्स होंगी उनको क्या कर देगी, खत्म कर देगी। ठीक है, तो इसी तरीके से एंटीजन एंटीबॉडी के अंदर रिएक्शंस होंगी, और जो एंटीजन है वो खत्म कर दिया जाएगा थ्रू एंटीबॉडीज। यानी कि पहली रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब जो भी टॉक्सिक पार्ट है एंटीजन का वो एंटीबॉडीज को मास्क कर देती है, ऑलराइट, यानी कि न्यूट्रलाइज कर देती है टॉक्सिक पार्ट को। ऑप्सोनाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या है, पहले एंटीजन को पहचानना ही मुश्किल था, लेकिन जैसे ही एंटीबॉडी ने अटैच किया, अब ये मैक्रोफेजेस को सिग्नल भेजेंगी, और सिग्नल भेजेंगी और बताएंगी कि ये लो आपका शिकार तैयार है, अब इसको आप खा लीजिए और खत्म कीजिए। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी आपस में जुड़ेंगे और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देंगे, और उसका प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया था। सेल के अंदर पोर क्रिएट होंगे जिसकी वजह से पानी इनटेक होगा और वॉल्यूम बढ़ेगा सेल का, और सेल बर्स्ट हो जाएगी। नेचुरल सेल किलर को भी ये एक्टिवेट कर देंगी, जिसकी वजह से जो भी कैंसरस सेल, इन्फेक्टेड सेल है, उनका खात्मा हो जाएगा। ठीक है,
तो ये थी नेचुरल, ये था रिएक्शन किस किस के बीच में, एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में रिएक्शन। तो क्या आपको समझ में आ रहा है? हम देख लेते हैं जो कि 1 मार्क में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, यानी कि टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज को आप किस तरीके से लिखोगे? एंटीबॉडीज को आप लिखोगे यानी कि आईजी, यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। अब देखो, अब ये जो टाइप्स होती है ना, ये 5 तरीके की होती हैं, ठीक है, यानी कि मैं जिनका ज्यादा कंसंट्रेशन होता है, वॉल्यूम होता है, उसके अकॉर्डिंग लिखूंगी आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी एंड आईजीई, ठीक है, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, आईजीई, ठीक है। अब देखो इनकी कंसंट्रेशन हम देखते हैं कि कितनी किसकी कंसंट्रेशन प्रेजेंट होगी। जो जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो हम यहीं पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो आईजीजी के बारे में अगर मैं बात करूं, आईजीजी के बारे में, तो ये आईजीजी है, ये सबसे ज्यादा प्रेजेंट होगी, यानी कि 75 to 80% ये यही प्रेजेंट होगी आईजीजी, ठीक है। दूसरी बात आईजीए, ये प्रेजेंट होगी अराउंड 10 to 15%, आईजीएम प्रेजेंट होगी अराउंड 7%, आईजीडी प्रेजेंट होगी अराउंड 1%, लेस देन 1%, और ये होगी लेस देन 0.5%, ठीक है। सबसे ज्यादा आईजीजी, सबसे कम आईजीई, ठीक है। अगर आप इसी सीक्वेंस में याद रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। गेम आप तरीके से याद रख सकते हो GAME, लेकिन उसके बीच में आ गया है D, ठीक है। इसी तरीके से लास्ट में जैसे ही गेम खत्म हुआ उससे पहले एक और स्टेज आ गई, उस स्टेज का नाम क्या है? IGD, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखना, कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा 75 to 80% IgG, फिर 10 to 15% IgA, 7% IgM, लेस देन 1% IgD, 0.5% लेस देन 0.5% IgE। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? चलो अब हम देख लेते हैं इसके अंदर हम देख लेते हैं और क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी, ठीक है। आप देखो एक बात ध्यान से समझो कि आईजीजी है ना, ये वही एंटीबॉडी है, एक तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन के अंदर ही प्रेजेंट होगी। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब हम वो देख लेते हैं। देखो अब आप सब कुछ करके पढ़ के आ चुके हो, आपने मुझे साथ साथ बताना है आईजीजी क्या है। ये अगर मोनोमर है, ठीक है, अगर ये मोनोमर तो है ही, ठीक है। रुको मैं यहां पर ना इसको क्या कर लेती हूं, इसको मैं एक पार्टीशन कर लेते हैं अपन लोग, ठीक है। चलो ये तो हो गई कंसंट्रेशन, ठीक है। अब देखना ध्यान से, सेकंड हम बताते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। यहां पे आप लिख देना कंसंट्रेशन या फिर वॉल्यूम, और यहां पे हो गया है टाइप्स, और यहां पे हम लिख लेते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, स्ट्रक्चर, ठीक है, एक एक बात समझेंगे। यहां पर जो आईजीजी होती है ये होती है मोनोमर, ठीक है। आईजीए होती है, ये क्या होती है? डाइमर। आईजीएम क्या होती है? पेंटामर, ठीक है। आईजी क्या होती है? पेंटामर। और ये भी मोनोमर और ये भी मोनोमर, ठीक है। ये भी क्या होगी? मोनोमर। अब देखो मोनोमर का मतलब मैं आपको समझा चुकी हूं। मोनोमर का मतलब क्या है? सिंगल यूनिट, ठीक है। अगर मैं यहां पर नंबर ऑफ पैराटॉप्स की बात करूं, ठीक है, नंबर ऑफ पैराटॉप्स की अगर मैं बात करूं, सिंपल सी बात, अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना तो आप पूरी की पूरी कहानी कर लोगे। एक मोनोमर है यानी कि वाई शेप स्ट्रक्चर है, यानी कि ये वाली स्ट्रक्चर है, यहां पर ये वाली स्ट्रक्चर है। तो पैराटॉप कितने हैं इसके अंदर? 2 पैराटॉप। कितने? 2। यहां पर भी पैराटॉप 2 है, यहां पर भी पैराटॉप 2 है, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहां पे बात करूं आईजीए की, तो आईजी के अंदर क्या है? डाइमर है। डाइमर का मतलब क्या है? देखो एक ये वाई शेप्ड है एंटीबॉडी, और एक ये क्या होगी? वाई शेप्ड।
ठीक है, यहां पर लाइट चेन, यहां पर लाइट चेन, यानी कि 2 यूनिट हो गई। और ये जो दोनों यूनिट है ये किससे जुड़ी है आपस में, ये जुड़ी है जे चेन से। ये किससे जुड़ी है, जे चेन से। तो मुझे ये देख के बताओ, ये 1 पैराटॉप, 2 पैराटॉप, 3 पैराटॉप, 4 पैराटॉप। जब एक मोनोमर के अंदर 2 पैराटॉप होते हैं तो डाइमर के अंदर कितने होंगे, 4। डाइमर के अंदर कितने होंगे, 4। अगर पेंटामर की बात करूं, 5 मोनोमर की बात करूं, तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, यहां से 10। 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा, यहां से 10 हो जाएगा। क्लियर है। यानी कि अगर मैं यहां पर अगर मैं आपको रिप्रेजेंट कर दूं स्ट्रक्चर किसकी, IG, G की, IG, D की, IG, E की, ये सारी की सारी क्या होती है स्टूडेंट्स, ये होती है मोनोमर। ठीक है, मोनोमर की जो स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, ये 2 हैवी चेन हो गई और ये 2 क्या हो गई, लाइट चेन। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां से किसकी, IG ए की, तो IG ए क्या है स्टूडेंट्स, डायमर। ठीक है, और अगर मैं IgM की बात करूं तो IgM क्या है, पेंटामर। IgM क्या है, पेंटामर। ठीक है, तो IgA किस तरीके से बनेगी, यानी कि एक वाई चेन ये और एक मोनोमर यूनिट हमने यहां पर बना दी और एक मोनोमर यूनिट हमने यहां पर बना दी और डाइमर यानी कि 2 मोनोमर यूनिट से मिलकर बना है। ठीक है, ये दोनों आपस में किससे जुड़ी है, ये आपस में जुड़ी है जे चेन से। ठीक है, पेंटामर यानी कि सबसे बड़ी लार्जेस्ट एंटीबॉडी कौन सी है, IgM। इसी से आपको पता चल रहा होगा पेंटामर का मतलब क्या है। या सपोज एक यूनिट ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। ठीक है, यानी कि अरे वाई की तो जगह ही नहीं बची। अब देखो, ठीक है, हमने 5 बनाने हैं, ये हमने 5 बना दिए। ठीक है, पेंटामर है ना ये। अब ये रफली स्ट्रक्चर बनाई है मैंने बच्चे, यहां पर ये बना दिया मैंने लाइट चेन। ठीक है, 2 हैवी चेन होगी, 2 लाइट चेन से मिलके तो क्या बनेगा, एक मोनोमर मिलेगा। अब ये आपस में क्या होंगे, ऐसे ज्वाइन होंगे। ज्वाइन किससे होंगे, जे चेन से। ठीक है, तो यानी कि कितने मोनोमर होंगे, यानी कि 5 मोनोमर, यानी कि एक के अंदर 2 पैराटॉप। ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो नंबर ऑफ पैराटॉप कितने हो गए इसके अंदर, 10। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या लिखा है, 10। इतनी बात समझ में आ गई। अब बाकी की चीज आप खुद ही कर सकते हो। यहां पर अगर फॉर्मूला H2L2 है, ठीक है, यहां पर फॉर्मूला क्या लग जाएगा, H2L2। पॉलीपेप्टाइड चेन कितनी होंगी, 4। चलो ठीक है, कर भी लेते, ये भी कर लेते हैं। इतना कर लिया तो ये भी कर लेते हैं कि पॉलीपेप्टाइड चेन कितनी होंगी। ठीक है, सिर्फ आपको फॉर्मूला पता है तो आप काम कर लोगे। पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन कितनी होंगी, H2L2, यानी कि कितनी, 4। यहां पर H2L2 डाइमर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितनी, 8। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन यानी कि 2 और 2 4, 2 और 2 4 इंटू 2, यहां पर 4 होती है अगर मैं इसको H2L2। ठीक है, यहां पर क्या लिख दिया मैंने, H2L2, यानी कि एक मोनोमर के अंदर 4 यूनिट होती है। तो पेंटामर के अंदर कितनी होंगी, यहां पर 20। यहां पर कितनी होंगी, मोनोमर है तो यहां पर भी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, यहां पर भी कितनी होंगी, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, H2L2 होगा 4, H2L2 होगा 4। मोनोमर के अंदर तो 4 ही पॉलीपेप्टाइड चेन है, 2 हैवी 2 लाइट। अगर डाइमर है तो यानी कि 2 मोनोमर से मिलकर बना है H2L2 प्लस H2L2, तो कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन, 8। पेंटामर की बात करूं तो H2L2, 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 H2L2 एंड H2L2, यानी कि 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, यानी कि टोटल कितनी होगी, 20 पॉलीपेप्टाइड चेन हो गई। ठीक है, अब देखो, अब हम इंपॉर्टेंट इनकी लोकेशन की बात करते हैं। ठीक है, कौन सी कहां कहां पर प्रेजेंट होगी और हमें किस तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बात करती हूं मैं, किसकी, IgE की। ठीक है, ये मैंने स्ट्रक्चर बनाई दी तो मैं यहां से इसको रब कर देती हूं।
ठीक है, अब बताओ कौन सी एंटीबॉडी कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होती है। आपने कुछ तो सुना होगा एंटीबॉडीज के बारे में, कुछ तो आपको एंटीबॉडीज के बारे में सुना ही होगा कि ये एंटीबॉडी यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये एंटीबॉडी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। जल्दी बताओ। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आईजीजी की, किसकी बात कर रही हूं मैं, आईजीजी। ये एंटीबॉडी सिर्फ अकेली एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। अब देखो बच्चा यानी कि फीटस, जस्ट सपोज फीटस के अंदर जो भी इम्यून सिस्टम है वो बॉडी आफ्टर बर्थ एक्वायर होगा, लेकिन उससे पहले भी मतलब बचाना है फीटस को। कैसे बचाएंगे आईजीजी। यही जो आईजीजी है ये क्रॉस होती है, क्रॉस प्लेसेंटा। यही एंटीबॉडी है जो किसको क्रॉस करती है, प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। आईजीए एंटीबॉडी किसके अंदर प्रेजेंट होगी, कोलेस्ट्रॉम के अंदर प्रेजेंट होगी। ठीक है, जो डिलीवरी के बाद जो इनिशियल मिल्क जो मदर प्रोड्यूस करती है, येलोइश फ्लूइड जिसके अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं और एंटीबॉडी आईजीए प्रेजेंट होती है। ठीक है, तभी कहते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर आईजीए एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है। और ये हो गई है आईजीए किसके अंदर, कोलेस्ट्रॉम के अंदर। ये फिर स्लाइवा के अंदर भी प्रेजेंट होती है, टीयर्स के अंदर भी यही प्रेजेंट होती है। ठीक है, आईजीएम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या करते हैं, इनके जो फंक्शन है हम आप के पास स्पेस होगा, है ना, जब आपने नोटबुक में ये चार्ट बनाई होगी तो आप लैंडस्केप में बना लेना चाहे तो इनके फंक्शन के लिए यहाँ पर आप, मैं कर नहीं सकती क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फंक्शन के लिए यहाँ पे आप एक और कॉलम छोड़ना और हम फंक्शन को नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है आईजीजी, आईजीए। गेम खेलते हैं बच्चे, लेकिन गेम जैसे ही खत्म हो गया उसके बीच में एक और हिंड्रेंस आ गई, दैट इज आईजीडी। ठीक है, अब देखो आईजीजी वही एंटीबॉडी है, आईजीजी क्या एंटीबॉडी है बच्चे, ये यही एंटीबॉडी है जो किसको क्रॉस करती है, क्रॉस प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को यही क्रॉस करती है। आईजीए किसके अंदर प्रेजेंट होगी, ये कोलेस्ट्रॉम के अंदर प्रेजेंट होगी, ये मिल्क के अंदर प्रेजेंट होगी, यानी कि मिल्क के अंदर मैंने लिख ही दिया है, कोलेस्ट्रॉम के अंदर, स्लाइवा के अंदर यही प्रेजेंट होगी, टीयर्स के अंदर यही प्रेजेंट होगी। और इसीलिए ये बहुत सारी सीक्रेटरी प्रोटीन हम इसी को बोलते हैं क्योंकि सीक्रेशंस के अंदर प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो लिख लीजिए, क्या पता अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो वहां पर क्वेश्चन आ जाए तो हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, हमारे एक एग्जाम के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं आईजीएम की। ठीक है, आईजीएम सबसे बड़ी क्योंकि ये पेंटामर होती है। ठीक है, आईजीएम दिस इज द फर्स्ट इम्यूनिटी, ये यही इम्यूनिटी है जब भी कोई भी पैथोजन फर्स्ट टाइम पर अटैक करता है तो जो पहली जो एंटीबॉडी बनेगी दैट इज आईजीएम। ठीक है, फर्स्ट एंटीबॉडी फॉर्म्ड, दिस इज द फर्स्ट एंटीबॉडी फॉर्म्ड ड्यूरिंग प्राइमरी रेस्पॉन्स। यानी कि प्राइमरी रेस्पॉन्स का मतलब क्या है, ये पहली एंटीबॉडी है जो जब भी पहली बार जो भी पैथोजन अटैक करेगा ये पहली एंटीबॉडी सबसे पहले भाग के कौन सी जाएगी, आईजीएम जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आईजीडी के बारे में। देखो आईजीडी के बारे में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देखो मैं 1 मिनट लेती हूं, मैं पिछली क्लास का यहाँ पे आपको रिवाइज कराती हूँ। ठीक है, आप देखना ध्यान से सुनना। मैंने लास्ट क्लास के अंदर क्या बताया था कि ये इनएक्टिव बी लिम्फोसाइट है। ध्यान से सुनना, ये जो बी लिम्फोसाइट है ये क्या है, इनएक्टिव बी लिम्फोसाइट है। ठीक है, और ये जो इनएक्टिव बी लिम्फोसाइट है, इनएक्टिव बी लिम्फोसाइट है, जब तक एक्टिव नहीं होगी जब तक इसके ऊपर आके क्या ना जुड़े, एंटीजन ना जुड़े। ठीक है, अब ये बी लिम्फोसाइट मैंने बताया था ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह ही काम करती है, इसको टी सेल की जैसे कोई भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की जरूरत नहीं है। मतलब क्या होगा, ये बी लिम्फोसाइट है, इनएक्टिव है, ये यहां पर जैसे ही एंटीजन से जुड़ी, ठीक है, मैं यहां से डिफरेंट कलर ले लेती हूं, ओके, जस्ट सपोज व्हाइट ले लिया मैंने। ये मैंने क्या बताया था, बी लिम्फोसाइट के पास ही ऐसे रिसेप्टर हैं जो जिसकी वजह से एंटीजन डायरेक्टली जुड़ जाते हैं।
ठीक है। अब ये जो बी लिम्फोसाइट है, अब ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गई है, ये हो गई है एक्टिव बी लिम्फोसाइट के अंदर, ठीक है। अब ये जो एक्टिव बी लिम्फोसाइट है जब तक काम नहीं करेगी, जब तक इनको जो कमांडर है ऑर्डर ना दे दे, यानी कि हेल्पर टी सेल जब इनको कमांड दे देंगे तो ये लिम्फोकाइन्स प्रोड्यूस करेगी। अब ये इसके अंदर जाएगा और ये बी लिम्फोसाइट किसके अंदर मॉडिफाई हो जाएंगी, एक तो ये प्लाज्मा सेल बना देंगी और दूसरा मेमोरी सेल्स बना देंगी, ठीक है। अब इस प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज बना देंगी और ये मेमोरी सेल स्टोर हो जाएंगी कि नेक्स्ट जब भी पैथोजन आएगा तो मुझे इन सब प्रोसेस की जरूरत नहीं है। तभी तो कहते हैं फर्स्ट टाइम जब अटैक होता है तो ये स्लोली एंटीबॉडी बनाती है, ये पूरी की पूरी कहानी होती है, लेकिन दूसरी बार जब अटैक होगा तो मेमोरी सेल तैयार है कि अब आ जाओ हम देख लेंगे इसको। अब देखो ये जो बी लिम्फोसाइट के ऊपर जो रिसेप्टर जो प्रेजेंट होते हैं ना, ये और कुछ प्रेजेंट नहीं होता, ये क्या प्रेजेंट होता है, ये होता है आईजीडी, ठीक है। कौन सी प्रेजेंट होता है, आईजीडी। यानी कि जैसे ही एंटीबॉडी आईजीडी प्रेजेंट होती है, जैसे ही एंटीजन आएगा, ये एंटीजन अब इसको एक्टिव के अंदर कन्वर्ट कर देंगी और अब ये जो प्लाज्मा जो एंटीबॉडीज बना रही हैं, अब ये जो एंटीबॉडीज है फिर ये अगेन डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज बनाएंगी, ठीक है। और जो आईजी एंटीबॉडीज हैं, कोई भी बॉडी के अंदर अगर एलर्जी हो गई है या फिर कोई भी अगर रिंग वॉर्म का या फिर कोई भी पिलोरियल वॉर्म का इन्फेक्शन हो गया है तो नंबर किसका ज्यादा होगा, आईजीई का ज्यादा होगा, ठीक है। आईजी सबसे कम प्रेजेंट होगी एलर्जी के टाइम पे, और कोई भी रिंगवॉर्म हेलमिंथिक का अगर अटैक होता है बॉडी के ऊपर तो इन्हीं का सबसे ज्यादा नंबर बढ़ेगा, ठीक है। तो ये फंक्शन है, फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहीं पर इसको पूरा कर देती हूं चार्ट को, ठीक है। और आई होप आप भी अपने जो चार्ट्स वगैरह हैं यार ये बना रहे होंगे, है ना। मुझे हताश तो नहीं करोगे, बना तो रही हो ना। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो एक बार ये बात। आईजी की कंसंट्रेशन कितनी है, सबसे ज्यादा 75 to 80%, ठीक है। आईजीए की परसेंट 10 to 15%, आईजीएम की 5 to 7%, आईजीडी की अराउंड 1%, आईजी की सबसे कम लेस देन 0.5%। मेनली अगर आपको और कुछ याद रहे ना रहे बोर्ड्स के अंदर एटलीस्ट इतना तो नहीं भूलना है आपको, ठीक है। क्योंकि आगे हम जो भी टाइप्स पढ़ेंगे ना, नेचुरल इम्यूनिटी की टाइप्स होती हैं, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, तो क्या क्या होती है जब तक आप ये नहीं पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर सबसे पहले जो एंटीबॉडी बनेगी आईजीएम बनेगी, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आई कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होगा तो पहले जो एंटीबॉडी बनेगी वो आईजीएम बनेगी, ठीक है। और प्लेसेंटा को जो क्रॉस करती है वो आईजीजी, कोलेस्ट्रॉम के अंदर प्रेजेंट होती है आईजीए, एलर्जिक रिएक्शन के अंदर जो एंटीबॉडी बनती है, ठीक है, वो होगी आईजीई। ऑलराइट, समझ में आया। चलो अब हम क्लास का लास्ट टॉपिक करते हैं। आज का लास्ट टॉपिक है हमारा प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, हाँ देखो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कब होता है, जब फर्स्ट टाइम अटैक होता है, ठीक है। फर्स्ट टाइम अटैक होता है किसी एंटीजन का, ये क्या होगा, सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट अटैक। जब भी
एंटीजन का सेकंड और सब्सिक्वेंट अटैक होगा तो जो रेस्पॉन्स जो बॉडी शो करेगी इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जो अटैक करेगी बॉडी प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, सेकेंड टाइम और सब्सिक्वेंट जो अटैक होगा इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। और इतना तो आपको पता है कि प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स ये स्लो होता है, ठीक है, लेकिन ये फास्ट होगा। ठीक है, ये होगा लॉन्ग लिव्ड। ठीक है, लेकिन ये कैसा होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। चलो ठीक है, ये छोड़ो, इससे भी और अगर मैं अच्छी से आपको ये बताऊं तो ये होगा इसका लेस पोटेंशियल। लेस पोटेंशियल होगा, लेस पावरफुल होगा। ठीक है, लेकिन ये क्या होगा, मोर पोटेंशियल होगा इसका, मोर पावरफुल होगा। मोर पोटेंशियल होगा, मोर पावरफुल होगा। चलो आप ये बता दो मुझे, पहले तो कमेंट बॉक्स में आपको होमवर्क दे दिया, मैं नहीं बता रही सारी चीजें। ठीक है, कुछ काम आप खुद भी करो, मैं नहीं बता रही। चलो आप ये बताओ, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स शॉर्ट लिव्ड होगा या फिर सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स जो शॉर्ट लिव्ड होगा या फिर लॉन्ग लिव्ड होगा। ठीक है, चलो आप देखो, ये चीज मैं आपको ना एक ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रही हूं। ठीक है, ये जो चीज है ये मैं आपको बता रही हूं ग्राफ के फॉर्म में। ठीक है, एक तो ये हो गया, आप देखो ये तो हो गया है एंटीजन का अटैक, और ये है यहां पे लिखा है मैंने एंटीबॉडी, और यहां पर लिखा है मैंने एंटीजन का अटैक, टाइम लिख दिया मैंने। आप देखो, जब फर्स्ट टाइम जब अटैक हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट टाइम जब भी अटैक होगा, मुझे जल्दी से बताओ जो एंटीबॉडी जो बनेंगी वो कौन सी बनेंगी। फर्स्ट टाइम जब अटैक होगा, फर्स्ट टाइम जब अटैक होगा जो एंटीबॉडी बनेंगी वो कौन सी बनेंगी, ये बनेंगी आपकी IgM। ठीक है, कौन सी एंटीबॉडी बनेंगी आपकी, IgM। उसके थोड़े दिन बाद आपकी कौन सी बनती है बच्चे, उसके थोड़े दिन बाद आपकी बनती है कौन सी बनेंगी, उसके थोड़े दिन बाद आपकी बनेंगी IgG एंटीबॉडी। उसके थोड़े दिन बाद क्या बनेंगी आपकी, IgG एंटीबॉडी बनेंगी। ठीक है, ये एक तो कहानी है। अब अगर मैं दूसरी बात की बात करूं, ये तो फर्स्ट टाइम अटैक हो गया। ठीक है, अब मैं बात कर रही हूं सेकंड टाइम अटैक की। ठीक है, जब सेकंड टाइम अटैक हो गया तो अब क्या होगा, अब ऑलरेडी क्या है, मेमोरी सेल बन गई है। ठीक है, अब एंटीबॉडी जो बनेंगी वो कौन सी बनेंगी, अब IgM नहीं बनेंगी, अब कौन सी बनेंगी बच्चे, अब बनेंगी आपकी कौन सी, IgM तो फिर भी बनेंगी लेकिन ये थोड़ी सी बनेंगी। ठीक है, लेकिन और जो एंटीबॉडी बनेंगी, अब ये जो ग्राफ है ये कुछ ऐसे होगा, समझ में आया। यानी कि ये जो एंटी है, ये बॉडी है, ये IgM है, ये जो एंटीबॉडी है ये है ये है IgG, ये है IgM। पिंक कलर से जो रिप्रेजेंट किया है मैंने ये है IgM, और जो ग्रीन कलर से जो रिप्रेजेंट किया है ये है IgG। ठीक है, तो यानी कि ये वाला जो रेस्पॉन्स है ये होगा आपका प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स के अंदर यानी कि यहाँ पे टाइम लग रहा है। देखो ये ग्राफ पहले ऐसे था, फिर थोड़ा सा ऊपर बढ़ा, यानी कि पहली बार जो एंटीबॉडी बनेंगी वो IgM बढ़ेंगी। ठीक है, सेकेंड टाइम यानी कि सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स के अंदर, सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स, जो सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स है इसके अंदर जो एंटीबॉडी जो बन रही है, एंटीबॉडी जो बन रही है वो कौन सी बन रही है, IgG, IgM भी बनेंगी लेकिन थोड़ी सी बनेंगी, और IgG की वजह से इतनी ज्यादा एंटीबॉडी बना देगी मेमोरी सेल की इन्फेक्शन होने से पहले ही पैथोजन का खात्मा किया जाए। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी कहानी थी, ये पूरी की पूरी कहानी थी। क्या आपको समझ में आई? जल्दी से आप इस ग्राफ को नोट कीजिए, और उसके बाद हम करेंगे किसके बारे में, उसके बाद हम करेंगे आगे की कहानी। ठीक है, ऑलराइट, आप देखो यानी कि IgM, IgG, IgG, IgM, ये हम इसके
डिफरेंस के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पर जो एंटीबॉडी बनेंगी वो कौन सी बनेंगी, एंटीबॉडीज। सबसे पहले जो एंटीबॉडीज बनती हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर IgM बनेंगी। यहाँ पर एंटीबॉडी जो बनेंगी वो कौन सी बनेंगी, IgG, ठीक है, IgG IgM। ऑलराइट, ये था प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के बीच में डिफरेंस। अगर आप डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो तो वेल एंड गुड, एटलीस्ट आप डिफरेंस तो तैयार रखना। IgG भी प्रेजेंट होंगी लेकिन वो लिखने की जरूरत नहीं है, और लेट बनेंगी, बहुत कम टाइम के लिए बनेंगी। इसी तरह की है तरीके से यहाँ पे IgM लिखने की भी जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि जो मेमोरी जो सेल्स हैं, मेमोरी सेल्स अब ज्यादा एंटीबॉडी कौन सी बनाएंगी, IgG बनाएंगी, ठीक है। IgM एक बार बन गई, ठीक है। अब उन एंटीबॉडीज की मदद से कुछ मेमोरी सेल्स भी बन गई कि जिस तरीके से एंटीजन आएगा उसी तरीके से एंटीबॉडीज IgG तैयार है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी कहानी हो गई है हमारी, जिसके अंदर हमने पढ़ा है एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीजन एंटीबॉडी के अंदर रिएक्शंस क्या क्या होती हैं, एंटीबॉडी की कौन कौन सी टाइप्स हैं, कौन कौन सी एंटीबॉडी की कितनी कंसंट्रेशन प्रेजेंट होती है, पैराटोप क्या होता है, एपिटोप क्या होता है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हम बात करेंगे अपनी NCERT के बारे में, ठीक है। कंप्लीट ही कर लेते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड इज पैथोजन स्पेसिफिक। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो पैथोजन स्पेसिफिक होती है। इट इज कैरेक्टराइज बाय मेमोरी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। दिस मीन्स व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर्स अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो जो बॉडी जो रिस्पॉन्स शो करेगी उसको हम प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स बोलेंगे, ठीक है। और जो कि लो इंटेंसिटी का होगा, ठीक है। लेकिन अगर सब्सिक्वेंट एनकाउंटर होगा, अगर सेम पैथोजन दोबारा अटैक करता है तो हमारी बॉडी अब और ज्यादा एक्टिव हो गई, अब नहीं छोड़ेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। जो कि मोर पावरफुल होगा, ज्यादा इंटेंसिटी का होगा। और आपके लिए घर का काम है, होमवर्क है कि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। दिस इज ascribed to the fact that our body appears to have memory of the first encounter, कि हमारी बॉडी की याददाश्त बहुत तेज है कि अगर एक बार पैथोजन आ गया तो ठीक है, हमारी बॉडी आराम आराम से चल रही है, लेकिन दोबारा पैथोजन आ गया तो मैं नहीं बख्शूंगी, ठीक है। अब देखो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर द कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ टू स्पेशल टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स। कौन कौन सी लिम्फोसाइट्स होंगी, B and T। बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन। जो बी लिम्फोसाइट है वो एंटीबॉडीज बनाएंगी, ठीक है। Response to pathogen into our blood to fight with them. These proteins को हम antibodies कहते हैं। T cell themselves do not secrete antibodies. T cell antibodies नहीं बनाती, लेकिन B cell की हेल्प करती है to produce them. समझ में आई ये लाइन समझ में आई कि टी सेल्स एंटीबॉडी नहीं बनाएंगी, लेकिन वो कौन सी टी सेल्स थी, हेल्पर टी सेल, जो बी सेल को संदेशा भेजती थी, जो कमांडर सेल्स थी कि एंटीबॉडीज अब बनने की जरूरत है, फिर बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाती थी, ठीक है। हर एक एंटीबॉडी 4 पेप्टाइड चेन होती है, 2 लाइट चेन होती हैं, 2 हैवी चेन होती हैं। इसलिए हम एंटीबॉडी को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, H2L2 की तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन आवर बॉडी, IgA, IgM, IgE, IgG एंड सम ऑफ देम। अ कार्टून ऑफ एंटीबॉडीज गिवन इन द फिगर 8.4। ये देखो एंटीबॉडी 2 हैवी चेन है, 2 लाइट चेन है। ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है, ये लाइट चेन है, हैवी और लाइट हैवी दोनों हैवी चेन डाइसल्फाइड लिंकेज की यहाँ पे बनी है, और ये दोनों आपस में भी डाइसल्फाइड लिंकेज से जुड़ी है। ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है, और एंटीजन का कौन सा पार्ट बाइंड करता है, यानी कि उसको हम क्या बोलेंगे, एपिटोप, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं कि आगे, बिकॉज ऑफ दीज एंटीबॉडीज आर फाउंड इन द ब्लड, द रिस्पॉन्स इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। ये बॉडी फ्लूइड्स के अंदर मिलती है एंटीबॉडीज, इसलिए इसका दूसरा नाम है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। दिस इज वन ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ आर एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, एंटीबॉडी मीडिएटेड, द सेकेंड टाइप है सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स एंड एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। टी लिम्फोसाइट हमें देती है, प्रोवाइड
करती हैं सेल मेडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स, ठीक है। और ये जो टी लिम्फोसाइट वेरी ऑफन व्हेन सम ह्यूमंस ऑर्गन्स लाइक हार्ट, आई, लीवर, किडनी फेल टू फंक्शन सेटिस्फैक्टरी, ट्रांसप्लांटेशन हम करते हैं और is the only remedy to enable the patient to live a normal life. Then a search begins to find a suitable partner, ठीक है, या फिर suitable donor. Why is it that the organs cannot be taken from just anybody? ऐसा क्यों नहीं होता कि जो organ है हम किसी से भी ले सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम ट्राई करते हैं अगर organ transplantation के टाइम पे अगर organ हमें अपने सिबलिंग से मिल जाए, ठीक है। अगर सिबलिंग्स से नहीं मैच हो रहा है तो हम ट्राई करते हैं पेरेंट से मिल जाए, ठीक है। तो ये ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर पेरेंट से भी नहीं मिल रहा है तो हम ट्राई करते हैं किसी कजिन से मिल जाए, ऑलराइट। और अगर कजिन से भी नहीं मिल रहा तो फिर कोई भी चलेगा। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स होते हैं, ठीक है। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो क्वेश्चन है कि हर एक मतलब डॉक्टर क्यों मैच करते हैं, ठीक है, सुटेबल डोनर को। तो ग्राफ्ट फ्रॉम दिस एनीवन सोर्स एन एनिमल अनदर प्राइमेट और एनी अदर ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी मेड सिंस द ग्राफ्ट वुड बी रिजेक्टेड, मतलब ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाएगी। और इसके लिए कौन सी एंटीबॉडी रेस्पॉन्सिबल है, कौन सी एंटीबॉडी रेस्पॉन्सिबल है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रेस्पॉन्सिबल है, टी लिम्फोसाइट रेस्पॉन्सिबल है उसके लिए, ठीक है। टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूजन में भी सारी की सारी चीजें की जाती हैं, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं होता कि किसी से भी हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, प्रॉपर मैचिंग होती है। किस तरीके से मैचिंग होती है, क्या मैच किया जाता है, ये हम सारी की सारी चीजें नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हम पढ़ लेते हैं अब यहां से ट्रांसप्लांट एंड इवन आफ्टर दिस पेशेंट हैज टू टेक, उसके बाद भी पेशेंट को जैसे साइक्लोस्पोरिन ए की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जिसकी वजह से जो पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा सा कम कर दिया जाता है। अदरवाइज टी सेल्स फिर भी अगर नहीं किया ऐसा तो जो टी सेल है वो बार बार उस ग्राफ्ट को रिजेक्ट कर देंगी, ठीक है। तो जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के अंदर एक तो मैचिंग प्रॉपर की जाती है, अदरवाइज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी उसको रिजेक्ट कर देगी, अपनाएगी नहीं, ठीक है। अगर फिर भी अगर ट्रांसप्लांटेशन सारी की सारी चीजें करके मैच कर दिया जाता है फिर भी पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग दी जाती है जैसे कि साइक्लोस्पोरिन ए। द बॉडी इज एबल टू डिफरेंशिएट, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि ये भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी की एक प्रॉपर्टी है जिसको हमने बोला था डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, ठीक है। तो कैंसर सेल से जो छुटकारा हमें दिलाती है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए कौन सी सेल रेस्पॉन्सिबल है, टी सेल्स, ऑलराइट। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी। क्यों ना अब हम क्वेश्चंस कर लें और आपके बारे में मुझे पता चल जाए कि आपको कितना समझ में आया है, कितना नहीं समझ में आया। तो पहला क्वेश्चन है, लाइट चेन एंड हैवी चेन आर ज्वाइंड बाय, चाहे लाइट चेन हो, ठीक है, दोनों हैवी चेन, लाइट चेन और हैवी चेन आपस में किससे ज्वाइंड है, डाइसल्फाइड लिंकेज से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑन एंटीबॉडी, एंटीजन बाइंडिंग साइट, ठीक है। एंटीजन बाइंडिंग साइट को हम क्या बोलते हैं, द पार्ट ऑफ एंटीजन दैट बाइंड्स विद एंटीबॉडी, ठीक है। यहां पे क्या लिखा है, द एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑन एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीबॉडी का पूछ रहा है ना कि एंटीजन का। देखो एक तो हमने पढ़ा था एपिटोप और दूसरा हमने पढ़ा था पैराटोप, ठीक है। तो एपिटोप क्या था, ये पार्ट था किसका, एंटीजन का, ये पार्ट था किसका, एंटीजन का, जो कि एंटीबॉडी से बाइंड कर रहा था। पैराटोप क्या है, इट इज द एंटीजन, इट इज द एंटीजन बाइंडिंग साइट, यानी कि यहां पर एंटीजन बाइंड करेगा, किसका पार्ट है, ये एंटीबॉडी का पार्ट है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एंटीजन बाइंडिंग साइट पूछा है एंटीबॉडी का, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैराटोप, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लास ऑफ एंटीबॉडी व्हिच कैन क्रॉस प्लेसेंटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वो कौन सी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर देती है, IgG, ठीक है। मैंने चार्ट बनवा दिया है। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स, ये हम जो नेक्स्ट क्लास के अंदर एलर्जी डिटेल में करेंगे वैसे
एलर्जी डिटेल में समझेंगे, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि जब एलर्जी होती है तो कौन सी एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब है हमारा जो इम्यून, जो हमारी बॉडी है बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, ठीक है, यानी कि एलर्जी की यहाँ पर बात हो रही है, IgE। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट इन टीएस लाइवा म्यूकस, यानी कि सीक्रेटरी एंटीबॉडीज जो कि कोलेस्ट्रॉम के अंदर प्रेजेंट होती है, यानी कि IgA की यहां पर बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लास ऑफ एंटीबॉडीज, सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया लेकिन आप जल्दी से बताओ, मैंने अभी बताया आपको कि वो कौन सी एंटीबॉडी जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर देती है, बताओ। एंटीबॉडी जी, ठीक है, एंटीबॉडी जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसप्लांटेड ग्राफ्ट में बी रिजेक्टेड ड्यू टू, ठीक है, टी लिम्फोसाइट उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, और टी लिम्फोसाइट कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है टी लिम्फोसाइट्स। एंटीबॉडीज क्या क्या है, देखो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, स्टीरॉइड्स हैं, लाइपोप्रोटीन्स हैं या फिर ग्लाइकोप्रोटीन्स है। मैंने बताया था 96% पार्ट प्रोटीन का मिलके बना है, 4% कार्बोहाइड्रेट का मिलके बना है, लेकिन यहां पर हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। नेक्स्ट है इंटरफेरोन्स क्या होते हैं, जल्दी बताओ। इंटरफेरोन्स, इंटरफेरोन्स जो कि वायरल इंफेक्टेड सेल रिलीज करती थी नॉन इंफेक्टेड सेल्स को बचाने के लिए, ठीक है, जो कि साइटोकाइन बैरियर के अंदर आते हैं। इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला है कि आप पढ़ते हो या नहीं पढ़ते, तो एंटीवायरल प्रोटीन्स है, और ये कौन सीक्रेट करता है, वायरल इन्फेक्टेड सेल सीक्रेट करती हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज प्रोड्यूस इन द प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स के अंदर जो सबसे पहले जो एंटीबॉडी बनेगी वो क्या बनेगी, IgM, उसके थोड़े दिन बाद IgG बनती है, लेकिन यहां पर प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स की बात कर रहे हैं तो IgM, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ अ सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स इज बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ, देखो सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स किसकी वजह से होता है, जब प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स होता है, यानी कि जब पहली बार पैथोजन अटैक करता है तो प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाती है, उसमें से कुछ सेल्स मेमोरी बी सेल्स टी सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है कि नेक्स्ट टाइम अगर सेम एंटीजन आया तो हम नहीं बख्शेंगे। और यही जो प्रॉपर्टी है ना मेमोरी की, यही प्रॉपर्टी वैक्सीनेशन के अंदर, इम्यूनाइजेशन के अंदर काम आती है, और ये हमारी जो क्लास का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है। वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, एलर्जी, ये सब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन मेक्स द लार्जेस्ट परसेंटेज इन द ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर सबसे ज्यादा जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी वो कौन सी होगी, IgA, जो कि स्लाइवा के अंदर, म्यूकस के अंदर, टीयर्स के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। ट्रांसप्लांटेड ग्राफ्ट में भी रिजेक्टेड टू, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, क्या क्लास ध्यान से सुन रहे हो आप, क्या ध्यान से सुन रहे हो कि किसकी वजह से ये ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है, अगर सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से की बजाय अगर टी लिम्फोसाइट होता तो आप ये भी सही आंसर होता, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, IgA, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस रिपीट इसलिए होते हैं, कुछ क्वेश्चन जानबूझ के मैंने डाले हैं कि क्लास में अभी आप ध्यान से अगर सुन रहे होते तो ये क्वेश्चन भी कर चुके होते, पहले का इसलिए डाला क्योंकि आपने रिवाइज किया या नहीं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एलर्जी के बारे में, सारी की सारी हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में पढ़ेंगे हम, इम्यूनिटी की और जो फर्दर टाइप्स होती हैं, पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, ये सब हम पढ़ेंगे। तो आज क्लास के अंदर आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं, आई होप आपने अच्छे अच्छे नोट्स भी बनाए होंगे और आप रिवाइज भी कर रहे होंगे अपने पहले के लेक्चर्स भी, और बाकी जो पहले चैप्टर्स भी हो गए होंगे वो भी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।